नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष बिहार में क्यों बाढ़ आती है, उसके क्या क्या कारण है, बिहार में बाढ़ आने के पीछे किस नदी का प्रकोप माना जाता है, किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है और सरकार के द्वारा, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, आज तक उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, जितनी भी व्यवस्थाएं की गई वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं सफल होती है और लगभग पूरा बिहार का पूरा उत्तरी वाला हिस्सा पूरा जलमग्न हो जाता है। इससे जनधन की हानि होती है। तो आइए आज के इस टॉपिक पर हम पूरे उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। टॉपिक को प्रारंभ करने के पहले आज हम टाइटल को समझते हैं। जल से मग्न बिहार, क्यों हर साल डूबता है बिहार, पूरे जल से लबालब बिहार, क्यों प्रत्येक साल डूब जाता है, क्यों नहीं इसको रोकने के पीछे कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं, अगर वो ठोस कदम उठाए भी जाते हैं तो क्यों नहीं उसका कुछ फायदा होता है। बहरहाल वीडियो प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल इलेवन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों तक उसको शेयर करिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए बात करते हैं जलमग्न बिहार की। जलमग्न बिहार मतलब जल से पूरा भरा बिहार क्यों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। खबर क्या है, खबर को जानेंगे, उसके बाद बिहार के भूगोल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद तटबंध क्या होते हैं, यह बिहार की बाढ़ के लिए किस प्रकार सहायता का काम करते हैं या बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद कोसी नदी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिहार में जो बाढ़ आता है उसका क्या क्या प्रभाव होता है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, कितने लोगों की हानि होती है, पशुधन की हानि होती है, जनधन की हानि होती है, प्राकृतिक हानि होती है। इन सभी मुद्दों को बात करते हुए इसके संभावित समाधान क्या होने चाहिए, इस पर भी आज हम अपने इस वीडियो सेशन में चर्चा करते हैं। बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर ए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो बिहार का उत्तर वाला हिस्सा है वह हर साल बाढ़ की समस्या से प्रभावित होता है, पीड़ित होता है। 11.84 लाख लोग मतलब लगभग 12 लाख लोग इससे बाढ़ से विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब जहां वो मूल स्थान पर रहते हैं वहां से उनको कहीं और जाना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। उसके पीछे बिहार में बाढ़ की समस्या है। हवाई मार्ग से गिराए गए खाद्य पैकेटों और अस्थायी आश्रयों पर इन 12 लाख लोगों की निर्भरता है। हवाई जहाज, एरोप्लेन से जो सहायता दिए जाते हैं, राशन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है और जो खाद्य पैकेट होते हैं, इसी अस्थायी व्यवस्थाओं के जरिए वो पूरे बाढ़ वाले सीजन में अपनी व्यवस्थाओं को सकुशल संपादित करने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी बिहार में, बाढ़ एक वार्षिक घटना, फसलों और पशुधन का भारी विनाश होता है। जो पशुधन है, आपकी फसल है, उसको भारी नुकसान होता है और निवासी बार बार अपने जीवन को पुनर्निर्माण के लिए बाध्य होते हैं। एक साल में 8 महीने में जो थोड़ी बहुत कमाई हुई और कमाई से जो अपनी प्रगति में लगाए वो लोग, बाढ़ आकर पूरी प्रगति को नस्तानाबूद कर देती है और प्रत्येक साल इसी स्थिति से गुजरते हैं बिहार के उत्तरी इलाकों में रहने वाले लोग। इस वर्ष भी बाढ़ की भयावहता को देखा गया है। करीब 12 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। क्षेत्र की बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण है। यह बाढ़ के प्रति क्यों इतना संवेदनशील है, क्योंकि इसकी भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक अवस्थाएं इस क्षेत्र की ऐसी है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है। बाढ़ से निपटने के ऐतिहासिक समाधान अप्रभावी साबित हुए हैं तथा वे इस आवर्ती आपदा के दीर्घकालीन समाधान करने में विफल रहे हैं। आवर्ती मतलब बार बार एक निश्चित समय के बाद वह श्रृंखला दोहराई जाती है, बाढ़ की घटनाएं दोहराई जाती है। बहुत मूलभूत प्रयास हुए हैं लेकिन वह सभी प्रयास है वह निष्प्रभावी हो गए हैं। अब आइए बात करते हैं बिहार के भूगोल के बात करते हैं। तो जो बाढ़ की प्रवणता है उस पर उत्तर बिहार की 76% आबादी निरंतर बाढ़ के खतरे में रहती है। बिहार की 76% आबादी निरंतर बाढ़ के खतरे से भयावित रहती है। नदी प्रणालियों की अगर बात करें तो जानते ही हैं, नदियां 2 प्रकार की होती है, एक सदाबहार नदियां और एक समय वाली नदियां। तो राज्य में बर्फ वाली नदियां और वर्षा वाली नदियां दोनों हैं। बर्फ वाली नदियां मतलब जो हिमालय से निकलती हैं और वर्षा वाली नदियां की जो मानसून के समय में उनमें पानी ज्यादा हो जाता है। तो 2 प्रकार की नदियां होती हैं। तो जो बाढ़ के अगर हम वर्गीकरण की बात करें बिहार में, तो बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बिहार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार में जो बाढ़ आती है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक अल्प समय,
उसके बाद 24 घंटे वाली, उसके बाद पूरे मानसून तक, और एक अस्थायी जल भराव वाले क्षेत्र। तो इन 4 वर्गों में हम पहले वर्ग पर बात करते हैं अल्प समय। अल्प समय मतलब 8 घंटे वाली आकस्मिक बाढ़ होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां 8-10 घंटे आकस्मिक बाढ़ आती है और यह बाढ़ तेजी से अचानक पानी आता है और तेजी से पानी घट जाता है। दूसरे किस्म की अगर हम बाढ़ की बात करें तो 24 घंटे की अवधि वाली बाढ़ आती है। नदी बाढ़ है तथा पीछे हटने में अधिक समय लेता है। 24 घंटे में नदी में बाढ़ आता है, अचानक जलमग्न होता है वह पूरा क्षेत्र, और उसका पानी हटने में करीब 6-7 दिनों तक समय लगता है। तीसरे प्रकार की जो बाढ़ होती है उसमें यह बताया गया है कि पूरे मानसून मौसम तक जल निकासी की रुकावट और 3 महीने तक पानी कम होता रहता है। का बाढ़ का सिद्धांत है वो बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि पूरे मानसून मौसम तक निकासी की रुकावट तथा 3 महीने तक पानी कम होता रहता है। और चौथा जो एरिया है बाढ़ का वो अस्थायी जल भराव की समस्या रहती है। तो बिहार का जो बाढ़ प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वह 4 प्रकार के बिहार की बाढ़ों को वर्गीकृत किया है। 4 प्रकार की बाढ़ों को वर्गीकृत किया है। हमने उस वर्गीकरण को देखा, एक अल्प समय वाला, एक 24 घंटे वाला, और एक मानसून वाला, और एक अस्थायी जल भराव वाले क्षेत्र। अब आगे जानते हैं कि जो अस्थायी जल भराव के कारण नदियों में गाद होता है, जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण होता है, तटबंधों के कारण जल भराव और चौर नामक स्थानीय जलाकृतियों का निर्माण होता है। अब आइए आगे बात करते हैं और कोसी के प्रश्न की। तटबंध क्या होते हैं, कोसी नदी क्या है, उस पर क्या प्रश्न है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे विनाशकारी नदियां हैं। बाढ़ प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। तटबंध के अगर इतिहास पर हम प्रकाश डालें तो 1950 के दशक में कोसी के प्रवाह को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण शुरू किया गया था। दीर्घकालिक समाधान के रूप में इसको देखा गया कि अगर तटबंधों का निर्माण किया जाएगा तो कोसी नदी जो बिहार के शोक के रूप में मनाई जाती है उसकी बाढ़ की भयावहता से इन पूरे क्षेत्र को बचाया जा सकेगा। इस दीर्घकालिक समाधान के रूप में इस तटबंधों को देखा गया था। लेकिन तटबंधों के परिणाम क्या रहे कि नदी का मार्ग संकीर्ण तलछट वितरण को रोकता है। नदी का तल सालाना 5 इंच बढ़ जाता है। नदी का जो तल है वो प्रतिवर्ष 5 इंच बढ़ता है। तो मान लीजिए कि वो 5 इंच बढ़ता है तो 4 साल 3 साल में 1 फीट पानी बढ़ जाता है। तो अब हम तटबंधों की ऊंचाई कितनी बढ़ाएं? 1950 के दशक में अगर जो तटबंध की ऊंचाई होगी और आज 2024 है, लगभग 75 वर्षों में बाढ़ का पानी जो नदी का तल है वो तो 7-8 फीट ऊंचा हो गया होगा। तो ये भी एक भयावह समस्या के रूप में है। अगर हाल की बाढ़ की गंभीरता पर बात करें तो नेपाल के बीरपुर बैराज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान बाढ़ विशेष रूप से गंभीर हो जाती है। लगभग 60 वर्षों में सबसे ज्यादा है। विगत 60 वर्षों में अगर बाढ़ के पानी की व्यवस्था को देखा जाए तो इस वर्ष की जो बाढ़ है 2024 में जो बिहार में बाढ़ आई है वह विशेष इसलिए हो जाती है, भयावह इसलिए हो जाती है क्योंकि नेपाल के बीरपुर बैराज से लगभग 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। अब बात करें कि तटबंधों में दरार भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। तटबंधों को 9.5 लाख क्यूसेक तक पानी संभालने के लिए डिजाइन किए जाने के बावजूद 4 जिलों के 7 स्थानों पर दरारें आ गई हैं। अगर गांवों पर इसका प्रभाव देखें तो जो तटबंध है, तटबंधों के भीतर लगभग 380 गांव, लगभग 15 लाख लोग रहते हैं जो तटबंध से घेरा गया है। तटबंध मतलब ऊंचा बांध, ताकि नदी के प्रकोप को रोका जा सके। तो उस पूरे तटबंध के सहारे लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। बाढ़ का प्रभाव, बिहार में बाढ़ जो आती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके आर्थिक दुष्परिणाम भी होते हैं। फसलें, बुनियादी ढांचे और पशुधन को नुकसान के कारण आर्थिक लागत बढ़ जाती है। अगर संकटपूर्ण पलायन की स्थिति आती है, आपने देखा कि इस वर्ष बाढ़ से लगभग 12 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सरकारी व्यय भी होता है। सरकारी राज्य सरकार बाढ़ प्रबंधन और राहत प्रयासों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित करती है। अगर बाढ़ की व्यवस्था न रहती तो यह 1000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए लगता, तो यह कुछ दिशा में एक बेहतरीन काम होता। लेकिन बाढ़ के से बचाव के लिए, वहां के 15 लाख लोगों के जीवन को बचाने के लिए 80% जो उत्तरी इलाका है बिहार का, उसको बचाने के लिए बिहार की सरकार प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए आवंटित करती है, जो बार बार आने वाली बाढ़ के वित्तीय बोझ को दर्शाता है।
अब आइए इस पर बात करते हैं कि जो बिहार की बाढ़ है उसके समाधान के प्रयास क्या क्या हो सकते हैं। की बात करें तो बांध प्रस्ताव एक समाधान हो सकता है। बांध प्रस्ताव मतलब कोसी नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव लंबे समय से है, लेकिन नेपाल से सहयोग की आवश्यकता के कारण प्रगति रुकी है। कोसी नदी पर बांध बनाने की व्यवस्था भारत चाह रहा है, लंबे समय से चाह रहा है, लेकिन नेपाल उसमें अपना सहयोग नहीं दे रहा है, इसलिए कोसी नदी पर बांध नहीं बनाया जा सकता है। अगर वह बांध बने तो शायद यह कुछ समस्या कम हो जाए। अगर दूसरी बात करेंगे अतिरिक्त बैराज की, अतिरिक्त बैराज मतलब कोसी पर एक अतिरिक्त बैराज डगमारा सुपौल के निर्माण का अनुरोध हुआ है। अरे रास गंडक पर तथा बागमती पर एक और बैराज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। जो नदियां हैं उन पर बैराजों के निर्माण की बात की जा रही है। इंजीनियरिंग समाधानों की सीमाएं, जो इंजीनियरिंग समाधान, जो टेक्निकल इसके क्या समाधान हो सकते हैं उस पर अगर हम बात करें तो तटबंधों के मिश्रित परिणाम अकेले इंजीनियरिंग समाधान बाढ़ की समस्याओं के का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं। अगर बाढ़ प्रबंधन को दो दृष्टिकोणों के आधार पर देखा जाए, एक संरचनात्मक मतलब बांध और तटबंध और दूसरा गैर संरचनात्मक बात की जाए तो कानून, नीतियां, जोखिम न्यूनीकरण दोनों समाधानों का अपना अपना महत्व है। मतलब अगर स्ट्रक्चरल समाधान की बात की जाए मतलब संरचनात्मक बांध बना दिया जाए, तटबंध बना दिया जाए तो ये भी एक समाधान हो सकता है, लेकिन केवल यह एक समाधान ही इस बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। तो इस जो स्ट्रक्चरल समाधान है और साथ ही साथ गैर संरचनात्मक नॉन स्ट्रक्चरल जैसे कानून हमारे ऐसे हो, हमारी नीतियां ऐसी बनाई जाए, जोखिम को न्यूनीकरण कैसे किया जाए, इन दोनों को साथ लेकर चला जाएगा तो ये भी एक बेहतर समाधान के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें गैर संरचनात्मक उपायों की आवश्यकता तो बाढ़ की तैयारी के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली को विकसित करना चाहिए कि अभी बाढ़ आने वाली है। जैसे हमने देखा कि बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 4 प्रकार के बाढ़ों को व्यवस्थित किया है, बांटा है। एक तो 8 घंटे में पानी आता है और चला जाता है, एक 24 घंटे में पानी आता है लेकिन 7 दिनों तक धीरे धीरे पानी खत्म होता है, एक पूरे मानसून रहता है 3-4 महीने और एक अस्थायी जल भराव की समस्या रहती है। तो जो अचानक पानी का आना और अचानक पानी का जाना, ये वाली जो समस्या है उसके लिए बाढ़ की तैयारी के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए, त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति को अपनाया जाए, जन जागरूकता और प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जाए। और क्या कर सकते हैं समाधान के रूप में? हमने देखा कि गैर संरचनात्मक समाधानों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं नियमों को और अच्छा बना के बेहतर बना सकते हैं, अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संबंध स्थापित करेंगे और जो तटबंध और बांधों के निर्माण की व्यवस्थाएं अभी तक रुकी हुई है लंबे समय तक, उसको अगर मूर्त रूप दे दिया जाता है तो बिहार में बाढ़ की समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की बात की जाए तो कोसी जैसी गतिशील नदियों के लिए केवल संरचनात्मक उपायों पर निर्भर रहने की तुलना में बाढ़ के जोखिम और क्षति को न्यूनतम करना अधिक प्रभावी होगा। ये रहा बाढ़ की समस्या। बिहार के उत्तरी प्रांत में लगभग पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। इस वर्ष की बाढ़ की भयावहता है वह पिछले 60 वर्षों में सर्वाधिक है। क्यों है? आपने इस कारण को भी जाना। यह पूरा वीडियो सेशन रहा बाढ़ की भयावहता से संबंधित। पूरा बिहार बाढ़ की भयावहता से जलमग्न हो जाता है। 6-7 महीनों में जो लोग विकास करते हैं वह फिर नदी में नस्तानाबूद हो जाता है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए बिहार में जो बाढ़ से आपदा आती है उसके लिए आवंटित किया जाता है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। इस पर मिलकर समाधान करने की जरूरत है। हमने उन सभी जो समाधान की व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके बारे में बात किया। आपको ये हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। बेल बटन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।